चलिए दोस्तों, तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले नीट के पीवाईक्यूज क्वेश्चन। तो अपन क्या करते हैं, 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो इनके पूरे पीवाईक्यूज क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, फिर ऐसे धीरे धीरे हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अगर आप ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके रिएक्शन किससे करा रखा है, NaNH2। ये जो NaNH2 होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हमारे पास होता क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है, CH3 CH2 Cl है। अगर इसके रिएक्शन आप किससे करा दो, एल्कोहलिक केवच के साथ, तो क्या होगा, याद है ना, एलिमिनेशन की रिएक्शन होती है। जिस कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको अल्फा और ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, मतलब क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए क्या है, हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा है। अब इसकी रिएक्शन अगर आप किससे करा रहे हो, एल्कोहलिक केवच के साथ। अगर आप एल्कोहलिक केवच के साथ कराओगे तो क्या होगा, ये अल्फा ये बीटा, आप क्या करोगे, बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, है ना। बीटा से आप हाइड्रोजन निकालोगे और यहाँ अटैक करोगे, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो आप क्या बनाओगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और Cl, क्योंकि एक Cl बाहर हो गया। अब क्या होगा, इसके आगे रिएक्शन अब नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखोगे अगर आप ध्यान से, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन रेजोनेंस कर रहा है। अब ये क्लोरीन रेजोनेंस कर रहा है, अब रेजोनेंस होने की वजह से हमारे पास जो एल्कोहलिक केवेच होता है, इतना स्ट्रांग बेस नहीं होता है कि ये Cl को हटा सके। ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशन पे एल्कोहलिक केवेच इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि दूसरे Cl को हटा सके, तो रिएक्शन यहीं रुक जाती है। लेकिन अगर यहीं पास आप क्या करो, आप क्या करो, एल्कोहलिक केवेच दिया हो या उसके साथ हीट दिया हो या सिर्फ क्या दिया हो, NaNH2 दिया हो, तो पहला स्टेप तो आपको पता है। पहला स्टेप तो ये हो जाएगा जो अभी हमने किया, पहला स्टेप तो यही है जो हमने अभी किया कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे और ये Cl बाहर हो जाएगा। क्या बना दोगे आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और Cl। अब इसके आगे क्या होगा, हमारे पास अगर क्या होगा, हीट दिया होगा, या तो क्या दे सकता है, बेस दे सकता है NaNH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो Na प्लस NH2 का माइनस। तो आप क्या करोगे, इससे अब क्या करोगे, हमारे पास फिर से क्या होगा, ये फिर से क्या होगा, ये अल्फा ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ CH, ये एल्काइन बना लेगा। मतलब क्या है, अगर आपके पास सिर्फ नॉर्मल एल्कोहलिक KOH होगा, अगर आपके पास नॉर्मल एल्कोहलिक KOH होगा तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। फिर अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड तक रिएक्शन कराना है, दोनों Cl को बाहर करना है, या तो हीट दिया होगा या तो NaNH2 बेस दे सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये इस पे रिएक्शन हो जाएगी। नॉर्मल एल्कोहलिक KOH में बस एक ही Cl बाहर जाएगा, ये चीज़ का ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ तो हीट दिया होगा तो NaNH2 बेस दिया होगा ऐसे नॉर्मल, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको सीधे क्लियर पता चल गया होगा कि यहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ क्या होगा, एक Cl बाहर जाएगा डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा Cl बाहर जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। मतलब आप सीधे देख रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सेकंड वाला। तो आपका ये सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बोला, लीस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, याद करो, हम जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन, तो क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई हैलोजन है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई हैलोजन होता है, ना तो ये SN1 देता है ना ही ये SN2 देता है। ऐसे ही हम विनाइल हैलाइड डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई भी हैलोजन होगा, ना तो ये SN1 देता है ना ही ये SN2 रिएक्शन देता है। और एक अपन ने और बात किया था ब्रिज हेड वाला, अगर ब्रिज हेड पोजीशन पर कोई हैलोजन होगा, ना तो ये SN1 देगा ना ही ये SN2 देगा।
ठीक है, तो देख लो कोई ऐसा, जब भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहले इन तीनों में से देख लिया करो कि इन तीनों में से तो कोई नहीं है, तो वही सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो इस पे SN1 रिएक्शन होता है, ना ही इस पे SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड ये हैलोजन है, इस पे ना तो SN1 होता है, ना ही SN2 होता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, है ना, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है ना। इनका रीजन मैंने बताया था आप लोग को अच्छे से कि इन पे क्यों ना तो SN1 होता है, ना ही SN2 होता है। आगे आपको फिर से बता दूंगा दोबारा। ठीक है, चलिए फिर अगला देखिए, अगर हमारे पास क्या है, इन्होंने बोला क्या है, SN1 रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन किस में होता है, याद करिए, अपन ने पढ़ा भी था कि हमारे पास क्या होगा, SN1 रिएक्शन को क्राउडिंग पसंद है, SN1 रिएक्शन को क्राउडिंग पसंद है, तो 3 डिग्री पर हमेशा SN1 होता है। और एक क्या बताया था हमने कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होगा, तो SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है ना। इसलिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, SN1 रिएक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब देख लो कार्बोकेटायन को कौन स्टेबल कर सकता है, ये जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, पहला क्या दे रखा है, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड कैसा होता है भाई, इथाइल क्लोराइड तो ऐसा होता है, ये 1 डिग्री है, इस पे तो SN2 होता है, SN1 नहीं होता, तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल मैंने बताया था, जब भी आइसोप्रोपाइल पूछे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा और बीच वाले पर हैलोजन होगा, तो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो जब भी अगर आपको आइसोप्रोपाइल पहचानना है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 होने चाहिए बस, बीच वाले कार्बन पर कोई ग्रुप लगा होगा तभी वो आइसोप्रोपाइल होगा, और जिस जो ग्रुप लगा हो उस ग्रुप का आप क्या करो, नाम लिख दो। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है, ये 2 डिग्री होता है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है भाई, क्लोरोबेंजीन तो आप लोग जानते हो कि ये होता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हैलोजन है, इस पे तो और रिएक्शन ही नहीं होता, इसमें नो रिएक्शन, है ना, इसमें भी रिएक्शन नहीं होता। एक होता है बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड कैसा होता है भाई, ये जो बेंजाइल क्लोराइड होता है, ये बेंजाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है, देखो हमारे पास ये बेंजाइल क्लोराइड कैसा दिखता है, ये बेंजाइल क्लोराइड CH2 और Cl, मैं आपको यहाँ अच्छे से बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड अगर आपको देखना है तो क्या होता है, CH2, ये बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर क्या कर दो, CH2 और Cl, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कॉमन नेम में। अब क्या करो, SN1 रिएक्शन पूछा है, SN1 रिएक्शन पूछा तो क्या करो, यहाँ से Cl हटाओगे तो क्या बनेगा, केटायन। SN1 रिएक्शन में क्या करोगे, यहाँ Cl हटाओगे तो क्या बनेगा, केटायन। अब ये जो केटायन बना, देखो अगर आप ध्यान से, ये जो केटायन है क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये देखो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। जब ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है मतलब इसका केटायन ज्यादा स्टेबल है। अब जिसका केटायन ज्यादा स्टेबल होगा मतलब उसका SN1 रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। देखो यहाँ पास Cl है, ये Cl बाहर जाएगा तो केटायन ये बनेगा, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो याद है ना आप लोग को कि रेजोनेंस सबसे पहले, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर क्या देखना है, इंडक्टिव देखना है, ऐसे देखना है। तो जितना ज्यादा केटायन जो ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला भाई, फर्स्ट और थर्ड तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इस पर रिएक्शन ही नहीं होगा। सेकंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर सेकंड है जो कार्बोकेटाइन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और जो फोर्थ वाला इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज केटायन है, इसलिए रेजोनेंस ज्यादा प्रायोरिटी में आता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी है रेजोनेंस, हाइपर फिर इंडक्टिव। चलो अगला देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछा हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, याद करिए अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वीक बेस होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस होगा, जो वीक बेस होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, है ना, Lg मतलब लीविंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस अच्छा लीविंग ग्रुप होता है।
है ना, वीक बेस है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा, जो वीक बेस होगा वो अच्छा क्या होगा, लीविंग ग्रुप होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। मतलब आप क्या देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सीधी सी बात तो वीक बेस होगा, और जो वीक बेस होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास एक दे रखा है एसिड हैलाइड, है ना। यहाँ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारे पास क्या दे रखा है, एसिड हैलाइड दे रखा है। एसिड हैलाइड मतलब एसिड क्लोराइड दे रखा है, एसाइल क्लोराइड दे रखा है, एस्टर दे रखा है, एसिड एनहाइड्राइड दे रखा है और अमाइड दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन में है। तो पहले लिख लेते हैं एसाइल क्लोराइड क्या होता है। एसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी डबल बॉन्डो ओ सी डबल बॉन्डो आर। एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हमारे पास एक क्या था, एक हमारे पास एस्टर था। एस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है। और एक हमारे पास क्या था, अमाइड था। अमाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे इससे ये ग्रुप को बाहर करना है, इतने ग्रुप को बाहर करना है, इतने ग्रुप को बाहर करना है और इतने ग्रुप को बाहर करना है। ठीक है। जब इसको बाहर करोगे तो क्या बनेगा, Cl का माइनस, इधर से बाहर करोगे तो O का माइनस, सी डबल बॉन्डो आर। अब क्या करोगे, इधर से बाहर तो O का माइनस और इधर से बाहर करोगे तो NH2 का माइनस। अब ये माइनस को क्या करो, आप सभी को H प्लस दे दो। आप ये माइनस को आप क्या करो, सभी को क्या कर दो, H प्लस दे दो। जब H प्लस दोगे तो क्या बनेगा, HCl। इसको H प्लस दोगे तो OH सी डबल बॉन्डो आर। इसको दोगे तो क्या बनेगा, OHR। और इधर दोगे तो क्या बनेगा, अमोनिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये क्या हो गया, एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, याद है। एसिड में कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। और ये क्या हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, ये अमोनिया। तो याद करो अपन ने क्या किया है, जो HCl होता है, जैसे HCl, HBr, HI, HF, हमारे पास क्या हो जाए, H3PO3, H3PO4, H2SO4, H2SO3। ये सभी के सभी जितने हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं सब, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो मोस्ट एसिडिक होते हैं, किससे, ऑर्गेनिक एसिड से, है ना। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, किससे, ऑर्गेनिक एसिड से। ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक एसिड मोस्ट एसिडिक होता है किसके कंपेयर टू, ऑर्गेनिक एसिड के। तो HCl, HF, HBr, HI, सारे सारे सब इनऑर्गेनिक एसिड है। तो सबसे ज़्यादा एसिड कौन आएगा, पहले HCl आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो एल्कोहल है। अब आपको पता, याद करो, जीओसी में हमने इसका ऑर्डर भी पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है ऑर्डर में। कार्बोक्सिलिक एसिड आता है पहले, फिर उसके बाद कौन आएगा, एल्कोहल आएगा। उसके बाद कौन आएगा, एल्कोहल आएगा। और उसके बाद कौन आएगा, अमोनिया आएगा। तो सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक एसिड आएगा, ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल और उसके बाद अमोनिया आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl। उससे कम एसिड, उससे कम एल्कोहल, उससे कम अमोनिया। तो ये क्या होगा, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा, है ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। और जो वीक बेस होगा वो अच्छा क्या होगा, लीविंग ग्रुप होगा। बस। तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस होगा, जो वीक बेस होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, HCl। उससे कम एसिड, उससे कम एल्कोहल, उससे कम अमोनिया। तो जब भी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करे तो क्या किया करो, आप सबसे पहले लीविंग ग्रुप को बाहर कर लिया करो। लीविंग ग्रुप को बाहर करने के बाद सभी को H प्लस देने के बाद उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो। और आपने जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अच्छे से पढ़ा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लोगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, वीक बेस। और जो वीक बेस होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है। तो इसलिए
इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले एसाइल क्लोराइड होगा, फिर एस्टर होगा क्या, नहीं होगा, है ना। एसाइल क्लोराइड के बाद कौन आएगा, एनहाइड्राइड आएगा, एसाइल क्लोराइड आएगा, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, और फिर कौन आएगा, अमाइड आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हमारे पास क्या है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। उसकी रिएक्शन किससे करा रखा है, क्लोरोबेंजीन से, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हमारे पास क्या है, ऐसा ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करा रखा है, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में करा रखा है, H2SO4 के प्रेजेंस में करा रखा है ना। किसकी प्रेजेंस में करा रखा है, H2SO4 की प्रेजेंस में करा रखा है। तो ये क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन होता है ना, ये डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है, और डिहाइड्रेशन से क्या होता है, जल बाहर चला जाता है ना। डिहाइड्रेशन की रिएक्शन से क्या होगा, वाटर बाहर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में, कोई भी बुक होगा 12th के पढ़ा होगा, ये प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी है। आप डीडीटी किससे बना सकते हैं, है ना। तो आपने पढ़ा होगा, प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी पढ़ा होगा, तो आपको सीधे दिख गया होगा कि आप डीडीटी किससे बना सकते हो, है ना। तो ये मेथड है डीडीटी बनाने का। तो आप बस ये मेथड से डायरेक्ट क्या बना दो, डीडीटी बना दो, ठीक है। डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है, जल बाहर जाता है और डीडीटी बन जाता है, ठीक है। तो डीडीटी बनाने का मेथड है, ठीक है। चलिए, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं अपन। फिर हमारे पास क्या है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ रहा है सबसे। अब आप ये बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगा। याद करो, हमने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर कोई हैलोजन होगा तो उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है ना। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हैलोजन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे जैसे उसके अर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो आप क्या करो, जैसे जैसे हैलोजन जो भी होगा, हैलोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी होगा, उसके रिस्पेक्ट में अर्थो और पैरा पोजीशन पर देखो, जैसे जैसे NO2 ग्रुप इंक्रीज करते जाओगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो आप देख लो, NO2 देखो, Cl के रिस्पेक्ट में NO2 कहाँ है, अर्थो मेटा और पैरा, तो यही पैरा मिल रहा है। Cl के रिस्पेक्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड लोन पेयर डोनर प्लस M कर रहा है, और यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। तो देख लो, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Cl के रिस्पेक्ट में देख लो, आपको अर्थो और पैरा पर देखना है NO2 ग्रुप, ठीक है। तो अर्थ और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप होगा तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी फास्ट होगी, ठीक है। बस आपको सिंपल से ये देखना है। फिर अगर हम ये देखें तो क्या CH3Br है, तो क्या करोगे, इसकी रिएक्शन KCN से कराओगे, K का प्लस और CN का माइनस, तो क्या होगा, कार्बन पर जो CN का माइनस यहाँ अटैक करेगा ये बाहर चला जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बनाओगे आप, CH3CN। अब याद करो, जब CN का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड बनता है। CN के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड, उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। याद करो, H2O क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, और एक पार्शली हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अमाइड बनता है। तो जो H2O है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, तो CN के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। तो एसिड बना दिया, उतने ही कार्बन का बनाना है आपको जितने कार्बन यहाँ दिया हुआ है, एसिड बना लिया। अब एसिड का आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, क्या कर दो, रिडक्शन लिथियम अमोनियम हाइड्राइड के साथ। तो याद करो, रिडक्शन करने से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो आप कुछ मत करो, डबल बॉन्डों को हटा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो आप क्या करो, डबल बॉन्डों को हटा दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ा होगा आपने, NaBH4 पढ़ा होगा। तो याद करो, एल्डिहाइड कीटोन पर और एसिड हैलाइड क्लोराइड पर NaBH4 रिएक्शन करता है, और बाकी जगह कौन करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है।
तो यहाँ क्या करोगे, एसिड पर क्या करो आप, ट्रिक तरीका बता रहा हूँ, डबल बॉन्डों को आप हटा दो। जैसे मान लो एस्टर दिया होता, मान लो हमारे पास एस्टर दिया होता, तो अब क्या कर दे, ये OR को हटा दो और डबल बॉन्डो को हटा दो। OR को हटाकर आपको एल्कोहल बनाना है, तो RC और इधर CH2OH ऐसे लगा दो। तो OR हटा दो, डबल बॉन्डो हटा दो, एल्कोहल बनाना है आपको। जितने कार्बन यहाँ दे रखे हैं उतने ही कार्बन का आपको एल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो NaBH4 लिथियम अमोनियम हाइड्राइड सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल, एसीटोन तो बनेगा नहीं, मीथेन नहीं बनेगा, एसिटाल्डिहाइड नहीं, ये क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल बन जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला देखते हैं अपन। अब हमारे पास क्या है, हमको क्या बताना है, रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलिसिस। याद करो, SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, 100% इन्वर्जन होता है ना। होता क्या है, SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, याद करो, उसी को ही रेसिमाइजेशन बोलते हैं। और SN2 में 100% इन्वर्जन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, रेसिमाइजेशन पूछा हुआ है ना यहाँ, उसका मतलब क्या है, SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि रेसिमाइजेशन जो होता है SN1 रिएक्शन में होता है। और SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कहाँ होगा, 3 डिग्री पर होगा। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। और जो कार्बोकेटायन को ज्यादा कौन स्टेबलाइज करेगा, रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। बस आपको ये देखना है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा केटायन को स्टेबलाइज करेगा, रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा, वहाँ SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यही क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बस घुमाया हुआ है। तो देखो पहला ये क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ Cl हटाओगे तो केटायन बनेगा। अब ये केटायन क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। देखो ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री तो SN2 करता है, तो रिएक्शन नहीं होगा। ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री तो SN2 करता है, ये भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पास क्राउडिंग है, अब ये क्राउडिंग से क्या होगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा, यहाँ केटायन बनेगा, तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, CH2 और CH3, C2H5 को हमने ऐसे लिख लिया, तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल है। तो एक SN1 यहाँ हो रहा है फर्स्ट वाले पर, और एक SN1 कहाँ हो रहा है, फोर्थ वाले पर, क्योंकि 2 और 3 तो दोनों SN2 दे रहे हैं, 1 और 4 क्या दे रहे हैं, SN1 दे रहे हैं। तो 1 और 4 आपका ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे घुमा घुमा कर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि रेसिमाइजेशन किस में हो रहा है, मतलब SN1 है, किस में इन्वर्जन हो रहा है, मीन्स SN2 है, कौन कौन से SN1 SN2 की रिएक्शन नहीं देते हैं, जो रिएक्शन नहीं देते हैं वो उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होगी। और एक और कौन सा था, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले में, कि आप लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या देख लेना, जितना ज्यादा अर्थो और पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और ये DDT वाला आपने देख ही लिया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए अपन क्या करते हैं, इतने ही क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट में और अपन क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, हेलोल्केन हेलोरिन्स के पूरे 20 साल के क्वेश्चन करें, उससे ज़्यादा भी अपन कर सकते हैं, 20 साल से ज़्यादा। फिर उसके बाद अपन क्या चलेंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कहाँ चलेंगे अपन लोग, अमाइंस, ऐसे कर करके अपन पूरे PYQs करेंगे। इससे आपको सीखने को मिलेगा, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और इसी कॉन्सेप्ट के, भाई देखो क्वेश्चन एग्जैक्ट वही नहीं आता, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। इसलिए हमको जब भी कोई भी तैयारी करो किसी भी चीज का, आपको उन सब्जेक्टों के PYQs क्वेश्चन करने पड़ते हैं। PYQs क्वेश्चन कर लोगे आप, इससे एक आइडिया ये लग जाएगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमको वैसी पढ़ाई करना है, ठीक है। तो जब भी अगर कभी कुछ समझ में ना आए कि यार हम क्वेश्चन कैसे करें, तो आप कुछ मत किया करो, उनके PYQs क्वेश्चन कर लिया करो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए अपन क्या करते हैं, इतना ही करते हैं।